आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। आज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला लेक्चर रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है मशीन। तो हम समझ लेते हैं कि मशीन क्या है, मशीन किसे कहते हैं। मशीन एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? जो ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है, व्यक्ति का मेहनत को कम कर देता है। वैसा डिवाइस जो किसी व्यक्ति के काम को आसान बना देता है उसे मशीन कहते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। इस डिवाइस को जो मनुष्य के कामों को आसान बना देता है उस प्रकार के डिवाइस को हम मशीन कहते हैं। अब हम यदि मशीन के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि यदि हम मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर के साथ जोड़ देते हैं तो उस प्रकार की मशीन को इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है। यानी कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हो वह इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाता है, उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। वैसा मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हो इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाता है, उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये मशीन है और यह मशीन या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है या फिर यह मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले भी रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे भी रहा है, या यह मशीन जो है आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, तब ये सब मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाता है। किसी भी प्रकार से एसोसिएटेड हो, चाहे वह इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है चाहे आउटपुट में कुछ दे, या तो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, या तो इनपुट में कुछ भी ले या आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में ले रहा है आउटपुट में कुछ भी दे फिर भी वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। और या तो ये मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे भी रहा है आउटपुट में, वो भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा। या इनपुट में कुछ भी वो ले आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो भी मशीन, वैसा मशीन भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा। अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग को क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोगों को मशीन का इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करना होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन का हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करना होता है। मशीन के अंदर का कौन सा पार्ट क्या क्या है, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि परफॉर्मेंस मतलब उसका एफिशिएंसी कैसा है, उस मशीन का स्पीड क्या है, ये सब पढ़ना है। और साथ ही साथ मशीन जो है उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं वो भी पढ़ना है। और साथ में कौन सा मशीन को हम कहाँ पर यूज करेंगे वो भी हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पढ़ना है। बाकी जो भी बच गया जैसे कि मशीन डिजाइन वो मैकेनिकल का पार्ट है, वो उधर हम लोग को नहीं पढ़ना है, उधर मैकेनिकल वाले ब्रांच पढ़ेंगे। हम लोग को केवल बस मशीन का इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करना होता है, मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं उसके बारे में पढ़ना है, मशीन का परफॉर्मेंस यानी कि उसका एफिशिएंसी कैसा है, स्पीड कैसा है, और मशीन को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, और साथ में कौन सा मशीन को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे वो चीज़ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम दो भाग में बांटते हैं, एक स्टैटिक मशीन में और एक डायनेमिक मशीन में। स्टैटिक मशीन में क्या होता है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं रहता है। स्टैटिक मतलब क्या चीज़ होता है? स्थिर, यानी कि वैसा मशीन जो स्थिर हो, उसमें कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो रोटेट करे, जो घूमे। यह मशीन स्थिर रहता है, यानी कि इसका प्रत्येक पार्ट, सारा हिस्सा, प्रत्येक भाग स्थिर रहता है। कोई भी ऐसा भाग, कोई भी हिस्सा इसमें घूमने वाला नहीं रहता है। इसलिए स्टैटिक मशीन में हम लिखेंगे इसमें नो रोटेटिंग पार्ट,
और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर। अब वहीं हम डायनेमिक मशीन में देखें तो इसमें घूमने वाला पार्ट होता है, इसमें मोशन करने वाला पार्ट होता है, जबकि इसमें मोशन करने वाला पार्ट स्टैटिक मशीन में नहीं था, लेकिन डायनेमिक मशीन में इसमें रोटेट करने वाला पार्ट है, इसलिए इसमें लिखेंगे हैविंग रोटेटिंग पार्ट। अब डायनेमिक मशीन को हम लोग फर्दर दो भाग में बांटते हैं, एक मोटर और एक जनरेटर। मोटर क्या करता है कि मोटर यह इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है, जबकि जनरेटर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी लेता है। जैसे कि ये मोटर है, तो यह इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है लेकिन आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। और वहीं अगर जनरेटर रहा तो यह इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी लेगा और आउटपुट में यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटर इट टेक्स इनपुट अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जनरेटर में इट गिव्स आउटपुट अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और जनरेटर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि किसी स्टूडेंट ने पूछ दिया कि हमारे पास तो दो प्रकार के सप्लाई होते हैं, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। फिर मैंने कहा सिंगल फेज थ्री फेज नहीं, डीसी और एसी, और एसी में आता है सिंगल फेज और थ्री फेज। यानी कि हमारे पास सप्लाई जो अवेलेबल है वो दो प्रकार का है, एक वो डीसी सप्लाई और एक एसी सप्लाई। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम देखिए कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन दो भाग में बढ़ गया, एक डीसी मशीन और एक एसी मशीन में। डीसी मशीन में आ गया डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। फिर एसी मशीन में सिंगल फेज होता है और थ्री फेज होता है, तो सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी मशीन में। और सिंगल फेज एसी में ट्रांसफार्मर आ जाएगा और सिंगल फेज स्पेशल मशीन जितने भी हैं सारे इसी में आ जाएंगे, लेकिन थ्री फेज एसी में ट्रांसफार्मर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार का होता है, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज एसी में थ्री फेज वाला ट्रांसफार्मर आ जाएगा और अगला क्या आ जाएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फिर आगे थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। अब यहाँ पे लिख दीजिए थ्री फेज और ये सिंगल फेज, और यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कर दीजिए या थ्री फेज इंडक्शन मशीन कर दीजिए, और ये थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मैंने अच्छे ढंग से नहीं बतलाया हो। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए यह एक वायर है और इसमें आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है, तब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। आप कैसे कहेंगे कि इस वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो आप बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। वीडियो को रोक लें, उसके बाद उत्तर दें अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही। मेरा प्रश्न क्या है, ये एक वायर है और इसमें आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है, तब इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम कैसे जानेंगे कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनना है? चलिए अब मैं इसका उत्तर आपको बतलाता हूँ। एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट कब? 1820 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक वायर लिया और इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
ये बैटरी है और ये वायर है। वायर के दोनों टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। अब यहाँ पे बैटरी से जोड़ने से पहले इन्होंने यहाँ पे कंपास रख दिया था। कंपास यानी कि दिक् सूचक। जिस समय बैटरी नहीं लगाया था उस समय दिक् सूचक इस प्रकार था, लेकिन जब बैटरी लगाया तो इस दिक् सूचक का जो सुई था, कंपास का जो सुई था, वो डिफ्लेक्ट हो गया, वो मुड़ गया। जैसे कि ऐसे था तो करंट जब आया, जब बैटरी लगाया गया वायर में, तब इस कंपास का सुई डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। ऐसे अगर था तो वह ऐसे हो गया या वैसे हो गया। तब ऑस्ट्रेट ने सोचा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, भूत प्रेत तो है नहीं। ऑस्ट्रेट ने इस प्रयोग को 2-3 बार किया। सारे प्रयोग में ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिल रहा था। बैटरी हटा देता था तो कंपास फिर वापस, कंपास का जो सुई था वापस उसी जगह पर आ जाता था, और जब बैटरी लगा देता था तो वह डिफ्लेक्ट हो जाता था। तब इन्होंने सोचने लगा, तब ऑस्ट्रेट जी सोचने लगे कि दिक्सूचक जो है वो क्या है। यह तो एक चुंबक ही है। जो कंपास होता है वह एक चुंबक ही होता है जो दिशा बतलाता है। चुंबक ही तो दिशा बतलाता है, और ये दिक्सूचक कंपास एक चुंबक ही है। और चुंबक को कौन हिला डुला सकता है? ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि यह मुड़ रहा है, या तो यह वायर की ओर मुड़ जा रहा है या तो यह वायर से दूर चल जा रहा है। यही हो रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रेट जी को ये बात मालूम था कि चुंबक, यदि 2 चुंबक हो, जैसे कि ये पहला चुंबक है और ये दूसरा चुंबक है, यदि चुंबक का ये एन है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और ये दूसरा चुंबक का ये नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब ये दोनों चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन यहीं जब चुंबक का पोलैरिटी, किसी एक चुंबक का पोलैरिटी को बदल देते हैं, यानी कि उलट देते हैं, इधर एस हो जाता है और इधर एन, और दूसरा को उसी प्रकार रहने देते हैं, ये दूसरा चुंबक का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तब ऐसे में चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी कि मान लीजिए ये पहला चुंबक है, इसको स्थिर रख दिए और इस चुंबक को इसके सामने ले जाते हैं तो यह चुंबक दूर जाने लगता है। और यही चीज़ यदि इस चुंबक को हम पलट देते हैं, पलटने पर इधर साउथ हो जाएगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा। उसके बाद इस चुंबक को हम वापस लाते हैं, इसके सामने लाते हैं तो यह सामने आने लगता है, ये भी सामने आने लगता है। लेकिन इस कंडीशन में, पहला कंडीशन में क्या चीज़ था कि ये दूर जा रहा था, और दूसरा कंडीशन में ये सामने आ रहा था, और यही चीज़ यहाँ पे हो रहा था। कंपास के सुई के साथ इसका डिफ्लेक्शन चेंज होता, और यदि हम इसका जो बैटरी है वो चेंज करते हैं फिर भी चेंज होता। जैसे कि यदि हम ऊपर में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लगाए हैं, यदि यह वायर जिधर है उधर अगर मुड़ जाता है, जैसे कि ये वायर और ये कंपास है, तो बैटरी लगाने से पहले कंपास का सुई ऐसे था, लेकिन बाद में जब वायर लगाएं तो वह ऐसे हो गया। इस प्रकार का जब बैटरी लगाएं इस वायर में, तब कंपास का सुई ऐसे हो गया। लेकिन जब इसी बैटरी को हम पलट देते हैं तब ये कंपास की सुई ऐसे नहीं, ये उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर देता है, इस पर ऐसे से इस प्रकार। और ऑस्ट्रेट जी को मालूम था ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, और साथ में ये भी मालूम था कि चुंबक को चुंबक से ही हिला डुला सकते हैं। तो ये एक चुंबक है और ये चुंबक यानी कि कंपास का सुई एक चुंबक है, और कंपास का सुई डिफ्लेक्शन कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर चुंबक का फोर्स, चुंबक का बल, चुंबकीय बल इस पर लग रहा है। और यहाँ पे
चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी से यह डिफ्लेक्शन हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि वायर में जब करंट फ्लो होता है तब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ऑस्ट्रेट खुद को वैज्ञानिक समझने लगा, लेकिन लोगों ने कहा कि हम इसे कैसे वैज्ञानिक मानेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे। लोगों ने इसको बोला कि आपने तो बता दिया कि वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है वो बताइएगा, तब वैज्ञानिक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तब ऑस्ट्रेट ने बोला ऐसा बात है। लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा बात है। तब ऑस्ट्रेट जी ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऑस्ट्रेट ने फाई से डिनोट किया और बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि आई के। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, और यहीं पे कांस्टेंट था एल। और ये एल क्या है, इंडक्टेंस। ये एल क्या चीज़ है, इंडक्टेंस, और जिसका मात्रक होता है हेनरी। ये इसका यूनिट होता है। और ये है क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये आई करंट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दीजिए। अब ऑस्ट्रेट ने बता दिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू φ=Li है। लोगों ने तब फिर से ऑस्ट्रेट को परेशान करना चालू कर दिया। अब इस बात पर परेशान किया कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन क्या है वो बताइए। इसका डायरेक्शन कैसे है, क्या यह वायर है और ये ऐसे ऐसे है, या ये वायर है तो क्या यह इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, कैसे है। तब ऑस्ट्रेट ने कुछ दिन सोचने के बाद इसका डायरेक्शन भी मालूम कर लिया। ऑस्ट्रेट बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था, वह अब वैज्ञानिक बन के ही रहना चाहता था। इसीलिए जब लोगों ने दोबारा परेशान किया कि इसका डायरेक्शन बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का, कि कैसे है, ऐसे ऐसे है कि ऐसे ऐसे है कि ऐसे ऐसे है या ऐसे ऐसे है, कैसे है। तब ऑस्ट्रेट ने सोचा कि यदि मैं इसका डायरेक्शन नहीं बतला पाया तो हमको वैज्ञानिक का मान्यता नहीं देंगे। तब काफ़ी दिन समझने के बाद इसको फाइनली इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी, इसका उत्तर भी ढूंढ लिया और फिर बताया इसका सॉल्यूशन कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या बतलाया वो सुनिएगा आप लोग। इन्होंने जब इसका उत्तर ढूंढा उसके बाद अगले दिन वह सभी को बुलाया, एक जगह पर इकट्ठा किया। उस जगह पर सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऑस्ट्रेट सर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा ये वायर है। लोगों ने कहा हाँ। इसमें करंट दे दिया। लोगों ने कहा ये आई नाम का करंट है। लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ये आई नाम का करंट है। अब ऑस्ट्रेट ने कहा कि आप लोगों को इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। लोगों ने कहा हाँ, कि किधर है। ऑस्ट्रेट ने कहा कि अपना दाहिना हाथ दो। लोगों ने इसे दिया अपना दाहिना हाथ। बोला कि करंट इधर फ्लो हो रहा है। लोगों ने कहा हाँ, तो अपना अंगूठा को उस डायरेक्शन में ले जाओ। लोगों ने इसे कर दिया इसे। उसके बाद कहा कि अब उंगली को मोड़ो बिना अंगूठा को हिलाए। तो लोगों ने अपने अंगूठे को वायर में करंट जिधर फ्लो हो रहा था इधर, तो अंगूठे को इधर ऐसे कर दिया और फिर अपने बाकी चारों उंगली को मोड़ दिया ऐसे, कुछ इस प्रकार। पीछे तो मोड़ नहीं सकते हैं तो जिधर मोड़ सकते हैं ऐसे, तो ऐसे। तो ऑस्ट्रेट ने कहा, ऑस्ट्रेट जी ने, कि देखा मैंने डायरेक्शन बता दिया ना। लोगों ने कहा कि कहाँ बतलाया, झूठ मूठ के हम लोग से नाटक करवा रहे हो। फिर ऑस्ट्रेट ने कहा ये जो उंगली मुड़ा यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
लोगों ने कहा अच्छा, तो हाँ, लोगों ने उस समय कहा कि ठीक है, अब से हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुमको हम अब वैज्ञानिक का मान्यता दे देंगे, दे दिए, अब से जाओ, तुम भी खुश रहो और अब से हम भी खुश रहेंगे। फिर वहीं पे एक आदमी खड़ा था जो सारे लोगों को बहका रहा था कि ऑस्टेड ने यह बतलाया है कि किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब उनसे जाके पूछो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, फिर जब बाद में बता देता था ऑस्टेड, तो यह व्यक्ति फिर लोगों को बहकाता था कि बतला दिया, अब उससे पूछो कि इसका डायरेक्शन कितना है। उसी व्यक्ति को ऑस्टेड ने बतलाया कि अब बोलो, तुम हमको वैज्ञानिक का मान्यता देते हो या नहीं, अब दोगे या नहीं। वह व्यक्ति बोला कि जी हाँ सर, हम आपको वैज्ञानिक का दर्जा देंगे, और उन्होंने इसका डायरेक्शन भी बतला के ऑस्टेड को दिखाया कि अब से हम लोग भी बताएंगे कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन किस प्रकार बनता है। तो आप लोग सीख गए कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कितना बनता है, और उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है कि वायर में करंट जिधर फ्लो हो रहा है उस साइड अपने अंगूठे को रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है तो इधर अपने अंगूठे को रखना है, इसे इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर अंगूठे को हम रख दिए हैं। उसके बाद ये इन चारों उंगली को मोड़ देना है, इसे मोड़ दी तो ये उंगली जिधर मुड़ा वही हो जाएगा इसका फ्लक्स का डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, ये रहा इसका डायरेक्शन। ये इस प्रकार। अब ऑस्टेड को वैज्ञानिक का मान्यता मिल चुका था और वहाँ से सारे लोग अपने अपने घर चले गए और ऑस्टेड जी भी नाचते हंसते खेलते हुए वो भी अपने घर चल गए। अब ऑस्टेड वैज्ञानिक बन चुका था और उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। काफ़ी दिनों बाद वह बोरा सा गया था, तो उन्होंने गुस्से में अचानक क्या चीज़, एक वायर लिया इस प्रकार, और गुस्से में वह इस प्रकार ऐसे ऐसे मोड़ने लगा, इस प्रकार ऐसे बोरा गया था, वैज्ञानिक बन गया था, लाइफ में कुछ करना अब तो था नहीं, सारा कुछ कर लिया था, वैज्ञानिक का दर्जा मिल गया, अब और क्या चाहिए। इस प्रकार ऐसे से मोड़ दिया हाथ से। अब सोचा कि इसमें अब हम करंट देंगे, तो यहाँ पे इसके एक सिरा पर और एक सिरा पर करंट दे दिया। उसके बाद इन्होंने जो फ्लक्स का कैलकुलेशन किया तो एकदम बोरा सा गया। इसमें करंट फ्लो करने के बाद जो फ्लक्स का वैल्यू निकल के आया, वह वैल्यू का जो मान था वह ऐसा मान था, इससे जो फ्लक्स का मान निकल के आया, फ्लक्स का जो वैल्यू निकल के आ गया, उस फ्लक्स का वैल्यू कुछ ऐसा था कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। एकदम चमत्कार, एक चमत्कार तो उसके साथ पहले ही हो चुका था, एक दूसरा चमत्कार अब हो गया जब वह वायर को इस प्रकार लपेट दिया और फिर इसके दोनों सिरे को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो फ्लक्स बना, उस फ्लक्स का वैल्यू देखा तो वह एकदम बोरा सा गया। अब आप लोग बोलिएगा कि क्यों बोरा गया, ऐसा क्या था? तो उसमें यह था कि जो फ्लक्स का वैल्यू निकल के आया वह कई गुना था। जैसे अगर एक वायर लेते हैं और इसमें जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू के मान से यह वैल्यू कई गुना था। यदि हम केवल वायर को मोड़ देते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह वायर है, इसमें आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है और इसमें यह फाई फ्लक्स जो है वो फ्लो हो रहा है, और इसमें जो आई का वैल्यू है वह मान लीजिए 10 एम्पियर है, और इसमें जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 25 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसी में वायर वही है, वायर का लंबाई वही है। मान लीजिए वायर की लंबाई 2 मीटर है और इसी 2 मीटर वायर को यदि हम मोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे यदि हम 4 बार इसे मोड़ दिए
और इस वायर में भी 10 एम्पियर का सप्लाई दिए, तो इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू आया वह 4 गुना बढ़ गया। इसमें 25 था तो इसमें 25 का 4 गुना हो गया, यानी कि 100 वेबर का हो गया। और इसमें टर्न कितना है, इसमें 4 टर्न है, और करंट भी वही है, और एल भी वही है 2 मीटर। करना कुछ नहीं है, केवल मोड़ देना है, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया, मोड़ने में कोई पैसा नहीं। तो यहाँ से स्ट्रेट जो पहले एक्सप्रेशन दिए थे फाई इक्वल टू एल आई, इसको मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करके क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई करके कर दिया एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और एन फाई जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए तब यहाँ पे एल कांस्टेंट आ गया और आई आ गया। अब यहाँ से यदि हम एल का वैल्यू निकालते हैं तो एल इक्वल टू आता है एन फाई बटा आई, ये। और हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे, यदि हम n का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लेते हैं ताकि ये कंडीशन भी सही हो। यदि हम यहाँ 0 ले लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। अब आगे की कहानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।